हेलो दोस्तों, मैं हूँ विमल। आपका स्वागत है एग्ज़ाम सेट पर। देखिए, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हिस्ट्री में। हमने अब तक पढ़ा, हमारे भारत के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो देखिए, भारत के बारे में जानकारी के लिए हमें कुछ प्राचीन स्रोतों से हमें पता चलता है कि हमारे भारत की संस्कृति, उस समय का रहन सहन और लोगों की परंपराएं क्या थीं। अब हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का जो अवधि बताई गई है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बताई गई है और इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। दूसरा पार्ट जो है इसका वो है उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और इस काल की जानकारी अन्य वेदों से मिलती है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि से। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में देखिए, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ, यानी जो वैदिक काल में ही आर्य आए हैं भारत में, ऐसा माना जाता है। और संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है, जो आर्य शब्द है श्रेष्ठ है, इसका अर्थ। आर्यों का मूल निवास अलग अलग मतों अनुसार देखेंगे। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में इनका मूल निवास था। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत से आए, और बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। देखिए, आर्यों के बारे में, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर के बसे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे वो गांव के एरियाज़ में ज़्यादा रहते थे और उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। उनके यहाँ प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, यानी कि क्रम के हिसाब से देखा जाए कि सबसे बड़ा कौन, फिर उसके बाद कौन। तो सबसे छोटे से देखेंगे कुल। कुल छोटा सा एक परिवार होता था, कई परिवारों को मिलाकर के ग्राम बनता था, और ग्रामों से मिल करके एक विश्व बनता था, और फिर जन, जन के बाद फिर राष्ट्र। देखिए, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे, यानी जो अधिकारी हुआ करते थे राज्य के, उनमें पुरोहित और सेनापति प्रमुख थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। देखिए, आज भी ऐसा ही होता है, कभी किसी बात पर डिस्कशन करना होता है तो कुछ सभाएं बुलाई जाती हैं और समितियां भी बनाई जाती हैं, जिसमें कई लोग मिलकर के किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं और फैसला लेते हैं। तो तब भी इसी तरीके से दो संस्थाएं थीं, एक सभा और समिति, जो कि राजा को सलाह देती थी। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, एवं समिति जन सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए, सभा के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर कुछ ही गिने चुने लोग हुआ करते थे, जो कि राजा की राज्यसभा में हुआ करते थे, वही राजा को सलाह देते थे। लेकिन समिति में जो आम व्यक्ति थे, जनता, आम जनता जो होती है, उसके प्रतिनिधि होते थे। उनमें से कोई प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि जनता स्वयं बैठ करके राजा के साथ में इसके बारे में डिस्कस कर सकती थी। और एक इसका अध्यक्ष भी हुआ करता था, जिसको ईशान कहा जाता था, ईशान। आगे देखेंगे, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा किया करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। एक तरह से यहाँ कहा गया है कि युद्ध में जो कबीला होता है उसका जो नेता होता था वही नेतृत्व करता था, यानी एक तरह से सेनापति कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए, ऋग्वेद जो है ना, उसमें समाज 4 वर्णों में विभक्त था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एवं चौथा शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जन्म आधारित नहीं था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है ना, याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी? व्यवसाय के, यानी कार्य करने के तरीके पर।
या जो कार्य करते थे उसी कैटेगरी में उनको रखा गया था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य समाज था उसमें पिता ही प्रधान थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। कुल का मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहा जाता था। यानी कुल का मुखिया कौन होता था? पिताजी होते थे और उन्हें कुलप भी कहा जाता था। आगे देखिए, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। देखिए कितना बिल्कुल यहाँ बताया गया है कि बिल्कुल फेमिनिज्म था उस समय भी, कि जो स्त्रियां थीं उनको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। शिक्षा भी प्राप्त करती थी महिलाएं, शिक्षित थीं महिलाएं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां अमाजू कहलाती थीं। ऐसी स्त्रियां जिन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया या नहीं करती थीं, ऐसी महिलाओं को अमाजू कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ये जो सोमरस नाम का पदार्थ था इसको वनस्पति द्वारा बनाया जाता था और आर्य इसको प्रमुखता देते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधनों में संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा हुआ करती थी। यानी आर्य अपने मनोरंजन के लिए आज के जैसे समय में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि मनोरंजन के लिए हैं उपस्थित, लेकिन उस समय ये उपलब्ध नहीं थे। तो उस समय के लोग जो संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा से मनोरंजन किया करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और पशुपालन भी। ठीक है, आर्यों का प्रिय घोड़ा पशु घोड़ा था। लोकप्रिय उनके देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु सबसे पहले लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। यहाँ ऐसा कहा जाएगा कि जो वस्तुओं के एक दूसरे से लेन देन किया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जानी, मतलब एक प्रक्रिया थी उस समय। पैसे तो नहीं चलते थे, यानी मुद्रा का चलन नहीं था। यहाँ पर वस्तुएं ही एक दूसरे के रूप में बदली जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। और भी नदियाँ थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है सरस्वती नदी को। कब माना गया है? ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में। और आगे देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। अब देखिए, वहाँ पर जन्म के आधार पर नहीं था वर्ण व्यवस्था, वहाँ पर था व्यवसाय के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। देखिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है, जो हल होता है उसका जो सिरा होता है उसको क्या कहा गया है? हल को जो हल जो है उसको सिरा कहा गया है, और हल द्वारा जो रेखा खींची जाती थी, जो जोती जाती थी जगह, उसको क्या कहा जाता था? रेखा कहा जाता था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हमारे एग्जाम्स में भी आता रहता है। ये कहते हैं कि सत्यमेव जयते जो टैग है, टैगलाइन है, या फिर मान लीजिए ये जो क्या बोलते हैं शुभंकर कहा जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो कहेंगे इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। सवित्र को हम सविता भी कहते हैं। सविता नामक देवता को यह गायत्री मंत्र जो समर्पित है, और ये ऋग्वेद में है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जय संहिता। ठीक है। आगे ऊपर एक टॉपिक दे रखा, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ध्यान से देखेंगे। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, पुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक बार इनको सभी नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज करेंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।